नमस्कार दर्शकों, किए हुए वादे के अनुसार हम फिर लेकर आए हैं स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम आयुष। मैं हूं दिव्या इंद्रा चैटर्जी और मेरे साथ हैं आकृति श्रीवास्तव। आकृति, ये क्या कर रही हो? कार्यक्रम शुरू नहीं करना है क्या? आपकी जानकारी के हिसाब से इसे दमशरास कहते हैं, और रही कार्यक्रम की बात, वो तो आप खुद ही शुरू कर चुकी हैं। तुम क्या अपने आप को दमशराज में चैंपियन समझती हो? बिल्कुल, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो लो फिर, मेरे इशारे देखकर दर्शकों को बताओ कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बस इतना सा ही, चलो फिर। बस इतना ही ना दिव्या, मुझे समझ में आ रहा है कि दिव्या फिजियोथेरेपी के बारे में बताना चाह रही है। कमाल है दर्शकों, आपको नहीं लगता मेरी संगत में रहकर आकृति दिन पर दिन इंटेलिजेंट हुए जा रही है? इसने बिल्कुल सही कहा। आज हम चर्चा करेंगे फिजियोथेरेपी क्या होती है और बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें लकवा है और जानेंगे कि उन्हें फिजियोथेरेपी से क्या लाभ मिला है। तो चलें दिव्या, मैं जाती हूँ डॉक्टर आनंद सिंह से बात करने, और आप जाइए उन लोगों से बात करने जिनको फिजियोथेरेपी से लाभ मिला है। देर कैसी, चलो फिर। तो दर्शकों, जैसा कि हमने कहा था, हम आपको डॉक्टर आनंद सिंह से मिलवाएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आनंद सिंह जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या होती है। फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की वो विधा है जिसमें मूवमेंट पे जोर दिया जाता है। फिजिकल एजेंट्स और एक्सरसाइजेस के माध्यम से रोगों का निवारण करने वाली विधा को हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। तो फिजियोथेरेपी किन लोगों के लिए उपयोगी होगी? अगर मैं बॉटम लाइन में समझाऊं तो फिजियोथेरेपी हर उस आदमी के लिए ज़रूरी है जिसका किसी भी वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, चलना नहीं हो पा रहा है, मांसपेशियों में कमज़ोरी है, चाहे वजह कोई भी हो, चाहे लंबे समय की बीमारी हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे जकड़न हो, कोई भी परेशानी हो। जब भी हमारी मसल्स काम नहीं कर रही हैं, मसल्स में प्रॉब्लम है, फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे लकवे के बारे में, तो लकवा कैसे होता है और शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पैरालिसिस या लकवे की अगर मैं बात करूं तो किसी भी वजह से अगर हमारे स्नायु तंत्र में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से प्रॉपर मांसपेशियों में सिग्नल्स नहीं जा पा रहे हैं और हमारी मांसपेशियां प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही हैं, तो इस अवस्था को हम लकवा बोलते हैं। कॉमन टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो स्ट्रोक, जिसमें हेमीप्लीजिया, आधे साइड का बॉडी हमारा काम नहीं कर पाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे दोनों पैर काम नहीं कर पा रहे। रीढ़ की हड्डी में अगर हमारी गर्दन में किसी प्रकार की चोट या किसी ऐसी प्रॉब्लम आई है जिससे स्पाइनल कॉर्ड हमारी दब गई है तो दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं कर पा रहे। किसी भी अवस्था में जब मांसपेशियों पे स्नायु तंत्र का कंट्रोल नहीं रहता है उसको हम लोग लकवा बोलते हैं। तो लकवा फिजियोथेरेपी से कैसे संबंधित है, आप बताइए। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि फिजियोथेरेपी का काम है एक्सरसाइजेज और मूवमेंट को प्रमोट करना। मूवमेंट साइंस है बेसिकली ये। पैरालिसिस में भी यही हो रहा है कि पैरालिसिस में हमारी मांसपेशियां काम नहीं कर पा रही हैं, उनका जो संतुलन है स्नायु तंत्र के साथ में वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी इस संतुलन को बनाना, यानी हमारा स्नायु तंत्र इतने अच्छे तरीके से काम करता है, अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स को लेता है, उसको इंटीग्रेट करता है और मांसपेशियों के पास डिजायर्ड सिग्नल पहुंचाता है। ये संतुलन बिगड़ गया है, इस संतुलन को वापस से बुलाने का काम या वापस से लेकर आने का काम फिजियोथेरेपी का है। तो मतलब अगर हम फिजियोथेरेपी कराएंगे तो क्या हमें डॉक्टर को या दवा लेने की आवश्यकता होगी या नहीं? नहीं, देखिए, जब भी मेडिकल क्षेत्र में हम बात करें, हर काम एक टीम वर्क की तरह होता है। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है कि एक एनेस्थेटिस्ट का काम कोई दूसरा व्यक्ति कर लेगा या फिजिशियन का काम कोई दूसरा व्यक्ति कर लेगा। इनफैक्ट क्या नाम है, फिजियो का काम कोई और कर लेगा, नहीं, एक टीम है यहाँ पे। अगर अंदरूनी तौर पे जो हमारे स्नायु तंत्र और हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उसको अगर हमें ताकत उसको ठीक करना है अंदरूनी तौर पे, दवाइयों का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, उसको कहीं पे भी चीज़ें नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन वहीं पे मूवमेंट या एक्सरसाइजेस का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक्सरसाइजेस करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक साइंस की आवश्यकता है जिसे हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं। तो अगर मैं एक प्रकार से बोलूं कि एक टीम वर्क है जहां पे हर किसी की अपनी रोल और हर किसी की अपनी अहमियत है, वो गलत नहीं होगा। दर्शकों, अब हम दिव्या के पास चलते हैं, जानते हैं दिव्या किन लोगों से बात कर रही है।
अब मैं आ चुकी हूँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में और यहाँ हम उन लोगों से बात करेंगे जिन्हें लकवा रोग था और धीरे धीरे फिजियोथेरेपी से उन्हें अब लाभ मिलने लगा है। हमारे साथ हैं लक्ष्मण जी और उनकी वाइफ सुशीला जी। मैम, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सर को क्या बीमारी थी, कैसे इनका इलाज शुरू हुआ और फिजियोथेरेपी के बारे में आपको किसने बताया? जी मैडम, हमारी बेटी रहती है यहाँ पे, उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी इस हॉस्पिटल में अच्छी होती है, आप यहाँ पे करवाइए। हम यहाँ पे करवाने के लिए आए, यहाँ में 15 दिन हो गए, यहाँ पे हमें काफ़ी रिलीफ मिला है यहाँ पे। अच्छा, आपको 15 दिन में फिजियोथेरेपी से फ़ायदे दिखने लगे हैं जी। तो इससे पहले आप फिजियोथेरेपी कराने क्यों नहीं आए? क्या आपको देर से इस बारे में पता चला? जी मैडम, मुझे देर से पता चला, मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ पे फिजियोथेरेपी होती है। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं मैम कि फिजियोथेरेपी करते समय किन किन चीज़ों का सावधानी बरतनी चाहिए? जो मैडम यहाँ जो सिखाई जाती है, फिर फिजियोथेरेपी कराई जाती है, वो हम बार बार करवाते हैं, वार्ड में जाते हैं और बार बार करवाते हैं, इससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है जी। मतलब इसे लगातार करते रहना बहुत ज़रूरी है, उसी से आराम मिलता है जी। लक्ष्मण सर, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी से आपको अपनी तकलीफ़ में आराम मिलने लगा है? पहले मैं चलना नहीं होता था, अभी चलना होता है और तो ऊपर तक चल लेता और एक हाथ पकड़ के पहले तो दो हाथ पकड़ के चलता था, अभी एक हाथ से चल लेता हूँ। ये बहुत ही खुशी की बात है कि लक्ष्मण जी के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट आ रहा है फिजियोथेरेपी करने से, और हम यही कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब हम बात करेंगे एक और मरीज़ से और जानेंगे उनके अनुभव कैसे रहे हैं फिजियोथेरेपी को लेके। सर, हमारे दर्शकों को बताइए आपको क्या तकलीफ़ थी? पैरालाइज हुआ हूँ, ये लेफ़्ट साइड पे, ये हाथ हमारा उठता नहीं था बिल्कुल। अब ये उठने भी लगा, चलने भी लगा, थोड़ा थोड़ा पकड़ने भी लगा इससे। उन्हें पहले कोई चीज़ पकड़ा ही नहीं आती थी, और जब हम यहाँ पर आए थे तो ये हाथ हमारा यूँ था। आज मालिक का शुक्र है कि खूब हिली है, लटक रही है, सब हो रही है। आइए मिलते हैं एक और मरीज़ से जो यहाँ पे फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। सर, हमें बताइए कि आपको क्या तकलीफ़ थी? मुझे लकवा था मैम, एक साइड में, लेफ्ट साइड में, हाथ में और पैर में। मेरा हाथ हिलता ही नहीं था। अभी यहाँ 15 दिन हुए मुझे, तो थोड़ा रिलीफ मिला मेरे को, हाथ मेरा उठने लगा है थोड़ा। जी सर, तो जाहिर सी बात है आपने डॉक्टर से परामर्श लिया होगा, तो किस तरीके से आपको पता चला कि फिजियोथेरेपी से इसका इलाज हो सकता है? तो हमारे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आए थे, उनको थोड़ा रिलीफ लगा, वो भी लकवे के पेशेंट है, उन्होंने हमको बताया कि आप यहाँ पर एडमिट हो जाओ तो आपको रिलीफ मिलेगा। हम परेशान बहुत थे हाथ की वजह से, तो इस वजह से हम यहाँ आके एडमिट हुए। तीसरा सोमवार है आज। 15 दिन हो चुके हैं मुझे, और मुझे बहुत अच्छा रिलीफ लगा है, और उम्मीद ऐसी हुई है कि यहाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरा हाथ सही मूवमेंट में आने लगेगा। बिल्कुल सर, हमारी भी यही उम्मीद है कि फिजियोथेरेपी से आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि इस दौरान परिवार का सहयोग किस तरीके से आपके लिए एक मनोबल बढ़ाता था? मेरे परिवार में सिर्फ मेरी वाइफ और 2 बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरी वाइफ ने नौकरी करने लगी है, वही मुझे पूरे हेल्प करती है हर चीज़ से, बाकी मेरे को किसी की हेल्प नहीं है। इन सभी मरीज़ों से बात करने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि जब दवाई भी इलाज नहीं कर पाती, तब ये थेरेपी उपचार बताती है। जब खुद से विश्वास टूटने लगता है, तब ये भरोसा दिलाती है। फिजियोथेरेपी सच में एक वरदान ही है, जो पहले की भांति जीवन में नई उमंग जगाती है। तो आइए चलते हैं आकृति के पास। तो दर्शकों, देखा आपने दिव्या कितने इंटरेस्ट से लोगों से बात कर रही है। चलिए अब हम फिर से बात करते हैं डॉक्टर अनंत सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार अनंत जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए, जिनको लकवा हो जाता है उनके बाद कितने दिन के अंतराल में लोगों को फिजियोथेरेपी कराना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, फिजियोथेरेपी का हर एक स्टेज में अपना एक रोल है। अगर पैरालिसिस आज की डेट में किसी को हुआ है तो फिजियोथेरेपी का रोल नेक्स्ट डे से शुरुआत हो जाता है। जब व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है, डेफिनेटली उस समय दवाइयाँ उसकी जान बचाने के लिए न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट अपना पूरा धैर्य लगा रहे हैं, पूरा सब कुछ अपना मेहनत कर रहे हैं। उस समय पे
छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशन जो कि उसके बेड पे पड़े रहने की वजह से आ सकते हैं, उनको दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी अहमियत रखती है। जैसे कि पैरों में आने वाली डीवीटी, डिसयूज एट्रोफी, हमारी मांसपेशियों के साथ बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यूज इट और लूज इट। अगर हम अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम अल्टीमेटली लूज कर रहे हैं। जब भी हम 24 घंटे से ज़्यादा बिस्तर पे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ ना केवल मांसपेशियां बल्कि दूसरे टिश्यूज़ के साथ भी यही फिनोमेना लगता है। तो हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेशंस को बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि जब हॉस्पिटल में है तो हमारे लंग्स क्लियर रहें। दूसरे तमाम प्रकार के कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए फिजियोथेरेपी का रोल शुरू हो जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे पहली स्टेज की बात करूँ तो हॉस्पिटल से ही फिजियोथेरेपी शुरू हो गई। जब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो फंक्शनल एक्टिविटी और दूसरे प्रकार की हर एक स्टेज में, जब व्यक्ति बैठ नहीं पा रहा है तो उसे बिठाने के लिए, जब खड़ा नहीं हो पा रहा है तो उसे स्टैंड कराने के लिए, चलाने के लिए, फिर हर स्टेज में फिजियोथेरेपी के आकार विकार चेंज होते चले जाते हैं। तो अनंत जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आप किस तरह की थेरेपी कराते हैं? थोड़ा सा डेमो हमें बता पाएं आप? श्योर। डेमो के लिए देखिए मैं एक प्रकार से बोलूँगा, इट इज़ नॉट अ साइंस इन दैट टर्म कि हम कुछ हमारे पास में ऐसी जादू की छड़ी है कि ऐसी विधि से हमें करना है, पर इसमें एक छोटी सी मैं विधा या साइंस का एक लॉजिक बताना चाहूँगा। जब एक बच्चा जन्म के बाद पहली बार चलना शुरू करता है तो उसका स्नायु तंत्र अविकसित है, जो धीमे धीमे अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट से फीडबैक लेकर विकसित होता है। वो पहली बार चलना सीखता है, वो नहीं चलना सीखता, उसका स्नायु तंत्र, उसका नर्वस सिस्टम, उसकी पूरी ह्यूमन उसकी जो बॉडी है वो चलना सीखती है, लर्न करती है अलग अलग प्रकार के इनपुट्स लेकर। वो पहली बार होता है जब व्यक्ति चलना सीखता है। जब किसी भी वजह से स्नायु तंत्र में गड़बड़ हुई, स्ट्रोक, पैरालिसिस या किसी की वजह से भी गड़बड़ हुई, तो अब जो उसने सीखा था वो भूल गया जी। तो अब हमें उसे रीलर्न करवाना है। रीलर्न करवाने के लिए सिंपल अगर मूवमेंट करेंगे, सिंपल एक्सरसाइजेस करेंगे, ये काम नहीं आती हैं। लेकिन हम अगर अलग अलग प्रकार के, क्योंकि ब्रेन हमारा क्या चीज़, कौन से सिग्नल पढ़ता है, ब्रेन हमारा अलग अलग प्रकार के सेंसरी सिग्नल्स को पढ़ता है। तो अलग अलग प्रकार के सेंसेशंस देकर एक प्रॉपर विधि में ब्रेन को रीलर्न करवाकर जो मूवमेंट वो पहले सीखा था, फिर इस प्रॉब्लम की वजह से भूल गया, अब वापस से उसे सिखाना है। इसीलिए इसको एक टर्म बोला जाता है मोटर रीलर्निंग। इस रीलर्निंग का उद्देश्य ये होता है कि वापस से हमारा स्नायु तंत्र इस जो भूले हुए मूवमेंट हैं, भूली हुई चीज़ें हैं, उनको लर्न करे, सीखे। आनंद जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जिन लोगों को फिजियोथेरेपी से लाभ हुआ है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, तो आप उनसे हमें मिलवाएंगे? यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा स्पेसिफिकली। अगर मैं पैरालिसिस के 1000 केसेस लेता हूँ जी, और मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं कि ये वाला केस तो 10 दिन में ठीक हो गया तो ये भी 10 दिन में ठीक हो जाएगा, वो बहुत गलत है। 1000 केसेस अगर मैं पैरालिसिस के लेता हूं तो सब अपने आप में भिन्न होंगे। क्यों भिन्न होंगे? एक तो उनका बॉडी टाइप, ऊपर से दिमाग का कितना हिस्सा, उनके ब्रेन का कितना हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है, स्नायु तंत्र कितना ज़्यादा डिफेक्टिव हुआ है, उसी आधार पे उनके सिम्टम और प्रोग्नोसिस आता है। तो हर केस अपने आप में यूनिक होता है, इसलिए एक केस को दूसरे केस के साथ कंपेयर करना कभी भी सही नहीं है। डॉक्टर आनंद जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि न्यूरो रिहैबिलिटेशन के क्या मुख्य सिद्धांत होते हैं? राइट, जैसा अभी हम पैरालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पैरालिसिस की रिकवरी और न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक कॉमन टर्म है पैरालिसिस की रिकवरी के लिए जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है कि पेशेंट का जो पोटेंशियल है वो हमें गेन करना है। अगर एक पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो सकता है तो उसे कंप्लीटली रिकवर करके लेकर आना है। लेकिन कई पेशेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ में ऐसे आते हैं जिन्हें हम कंप्लीटली रिकवर नहीं कर सकते। उस कंडीशन में उनकी जो पोटेंशियल है, अगर वो व्हील चेयर के ऊपर अपना सारा कार्य कर सकते हैं तो व्हील चेयर की ट्रेनिंग देना। अगर वो व्हील चेयर से कार तक जा सकते हैं, कार में जाकर अपने हाथ से कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, वो देना। तो कुल मिला के मैं बोलूँ तो उनके पोटेंशियल को पूरी तरह से स्क्वीज करना, और जिससे कि वो अपने दैनिक कार्य आसानी से कर सकें। ये मुख्य सिद्धांत है न्यूरो रिहैबिलिटेशन का। इसमें हमारा जो परिवार होता है उसकी क्या मुख्य भूमिका रहती है, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मैं अपने पिछले 12 साल के करियर की बात करूँ तो जब भी कभी फैमिली ने सपोर्ट किया है उस केस में हमेशा बहुत अच्छी रिकवरी मिली है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो रिकवरी ले पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। फिजियोथेरेपी के लिए वो हमारे पास 1 घंटे के लिए आ रहे हैं, 1 सेशन के लिए आ रहे हैं, बाकी के 23 घंटे वो घर पर है।
घर पे अगर हमने जैसा पहले बताया कि हमारा मेन पर्पस क्या है, ब्रेन को वापस से मूवमेंट के लिए ट्रेन करना। तो ये जो ट्रेनिंग है ये तुरंत क्विकली नहीं होती है। इस ट्रेनिंग के लिए डेफिनेटली हमें लगातार रिपीटेटिव मूवमेंट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और वो प्रैक्टिस करवाने के लिए मरीज के साथ में कौन है सबसे ज़्यादा समय के लिए? उनके परिवार वाले। तो इस प्रैक्टिस को बार बार इन्हेंस करवाना इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए फैमिली का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आनंद जी, हमारे दर्शकों को बताइए, एक चिकित्सक होने के नाते आपका क्या दायित्व होता है अपने मरीजों को लेकर? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको सही सलाह देना। सही सलाह का मतलब है किसी भी प्रकार की भ्रम में ना रखना। न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन या जब हम पैरालिसिस के केसेस को जब हम लोग देखते हैं तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस चीज़ का आकलन लगाना कि ये पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कई बार आकलन सही होता है, कई बार आकलन में थोड़ा सा मिस्टेक ऊपर नीचे होता है, लेकिन परिवार को हमेशा से साथ में लेके रखना, मरीज़ को हमेशा से कॉन्फिडेंस में लेके रखना, उनको बताना और इस बात के लिए एहसास कराना कि आपका ये पोटेंशियल है, आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, और उसके लिए मोटिवेट करना। सही सलाह सबसे इम्पॉर्टेंट दायित्व है। आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? राइट। जब भी हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की कॉमन सी चीज़ें परिवार में और मरीज़ दोनों के साथ में आती हैं। मेरी सिर्फ एक ही सलाह है कि जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पे हर दूसरा व्यक्ति अपने आप में एक चिकित्सक होता है, वो अपनी सलाह देता रहता है। आप प्रोफेशनल से बात करें, जैसा वो गाइड करते हैं उसके हिसाब से चलें। कभी भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि आपके पास जो है कई लोगों के पास वो भी नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने व्हील चेयर पर रहते हुए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने एक पॉज आने के बाद में भी अपनी लाइफ को आगे की तरफ में बहुत अच्छे से बढ़ाया है। सो इट्स जस्ट अ पॉज, नॉट अ फुल स्टॉप। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि लकवा के उपचार में फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है। आकृति, अब ये किस प्रकार का दमशराज है? माँ का 5 बार फ़ोन आ चुका है और वो पूछ रही है कब तक घर आओगी। ओहो, इससे पहले माँ का दोबारा कॉल आए, हमें जाना होगा। आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ। धन्यवाद।